गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देख लिया था और हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क कैसे कैलकुलेट करना है इसको हमने देखा था। आज इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं बेटा। और ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमें एक पीवी ग्राफ गिवन है। हाँ जी, पीवी ग्राफ देखिए कैसा दिया हुआ है। एक हमें इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, इस तरह से हमें ये एक प्रोसेस दी गई है। ए से बी गए हम और प्रोसेस नंबर 1 या आई आप कह सकते हैं, ठीक है, ये आपको दी हुई है। एक और प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, एक रेड प्रोसेस है और एक और प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या किया इसने, ऑटो कर दिया। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, ये हमारी सेकेंड प्रोसेस हो गई। फाइन, आपकी प्रोसेस है ए से बी जाना है आपको। तो अगर मैं आपसे कहूं Q1 और Q2, इन दोनों में कौन बड़ा है ये बता दीजिए मुझे। Q1 और Q2 में कौन बड़ा है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डेल्टा U1 और डेल्टा U2 के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर हमारे पास ए से बी में प्रोसेस जा रही है, ठीक है, और हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, यानी यहां पर मेरे पास टेम्परेचर TA होगा, यहां पे मेरे पास टेम्परेचर TB होगा। ये बात समझ में आई? TA और TB टेम्परेचर है, इसका मतलब मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस में सेम होगी। तो मैं डेल्टा U1 को भी डेल्टा U कह देता हूं, डेल्टा U2 को भी डेल्टा U कह देता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वर्क डन प्रोसेस 1 में ज्यादा होगा या प्रोसेस 2 में? W1 और W2 में कौन ज्यादा? ठीक, अब जरा ध्यान से, पहले मैं आपको ग्रीन कलर वाला दिखा रहा हूं, ठीक है। W2 क्या है? आपने इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट से या फाइनल स्टेट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वॉल्यूम एक्सेस पे। और ये जो आपका एरिया आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूं, ये एरिया मेरा क्या हो गया? वर्क डन W2। ये बात समझ में आई? ये सबको क्लियर है? अच्छा, ये बता दो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? W2 पॉजिटिव है या W2 नेगेटिव है? बिल्कुल सही बात, एक्सपेंशन हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा W1 को देखो। W1 क्या है? ये आपने ड्रॉप किया, हाँ जी, ये पूरा W1 है। बात समझ में आई? पिंक कलर जो दिख रहा है उसके नीचे जो ब्राउन सा कलर हो चुका है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? W1, ठीक। तो क्लियर है, यहां से W1 ग्रेटर हो गया, ये एरिया ज्यादा है। ये बात समझ में आई? W1 ज्यादा हो गया और W1 पॉजिटिव है। ओके, वेरी गुड। अब जरा देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। बहुत आराम से, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा सर Q1 क्या हो गया? डेल्टा U प्लस W1। और Q2 क्या हो गया? हाँ जी, Q2 क्या हो गया? डेल्टा U प्लस W2। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो कई बार हमें लगता है कि टेम्परेचर सेम है तो हमारा Q सेम होगा। नहीं बेटा, क्योंकि दोनों प्रोसेस अलग अलग है। दोनों प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। आपका वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, डेल्टा U सेम है, ये सेम है, ठीक। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। कुछ बात समझ में आ गई? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए और इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैं आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूं, एक ओके ये आपको एक प्रोसेस दी गई है, साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूं, यहाँ बी लिख रहा हूं, दो प्रोसेस से मिलके बनी हुई है। ये प्रोसेस कुछ ऐसे चले, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैं प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए आपने कहा प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो ये ऐसे गई, 8 बन रहा ना, 8, हाँ ऐसे करके ये प्रोसेस चल रही है आपकी। ठीक है, ए और बी दो प्रोसेस से मिलके ये प्रोसेस बनी हुई है। तो अ सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस ए एंड बी। ठीक, अब अगर मैं आपसे बात कहूं एक कंप्लीट साइकिल की, तो आपको मुझे बताना है साइन ऑफ वर्क डन, साइन ऑफ वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, मतलब ए और बी दोनों मिला के इन कंप्लीट साइकिल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक आपको लगाना है। ठीक, तो इसको क्योंकि ये दो प्रोसेस से मिलकर बनी, तो हम इनको ब्रेक कर लेते हैं। तो वर्क डन ए साइकिल में कितना होगा? ए साइकिल को देखिए, खाली ए अगर घूम रही होती तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो वर्क डन ए आप कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आई? वेरी गुड। और वर्क डन बी वाले का नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है। और इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये जल्दी से बता दो। दोनों को ऐड करके पॉजिटिव आएगा, बिकॉज पॉजिटिव का एरिया ज्यादा है। ए का एरिया ज्यादा है और बी का एरिया कम है। ये समझ में आया? ठीक है, तो साइन ऑफ वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव आएगा आपका। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा जो साइक्लिक में ही इसी पे सेकंड पार्ट इस पे बन सकता है। वो आपसे पूछेगा कि टेल वेदर क्यू इज एब्जॉर्ब्ड और रिमूव। हीट फ्लो, हीट फ्लो, हाँ, टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम, टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, बोले सर अब हीट का पता कैसे चलेगा? तो देखिए जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो बेटा, डेल्टा यू जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? बिकॉज साइकिल क्या होती है, जहां से चली वही पहुंच गई, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो डेल्टा यू जीरो हो गया साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से? Q इज इक्वल टू W। बात समझ में आ रही है? और ये जो पीवी ग्राफ हमें दिया हुआ है साइक्लिक प्रोसेस का, इसके लिए हमारा W कैसा था? पॉजिटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा Q भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और Q पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। आपने सप्लाई किया है सिस्टम को, ठीक है, ऐड किया है सिस्टम में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फाइन, आपसे अलग अलग ए बी के लिए भी पूछा जा सकता है कि ए में क्या हो रहा होगा, बी में क्या हो रहा होगा, सेपरेटली। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, कोई डाउट मन में आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए। few important concepts। अच्छा, इनकी बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, अब क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है इसलिए मैं उनका डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ऐसे हम लिख सकते थे। ये मैंने आपको बताया था कि हम कैलकुलस के फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते थे। वैसे q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके। फाइन, अच्छा अब अगर मैं एक प्रोसेस कंसीडर करूं जो कि आइसोकोरिक हो, यानी उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, और उसमें मैं 1 मोल ले लेता हूं, तो मैंने आपसे कहा कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस,
कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। और आइडियल गैस जब मैं कह रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं। which undergoes an isochoric प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब V हमारा कांस्टेंट है, V में कोई चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जहां पे हमारा dW क्या आ गया था बेटा, 0, बिकॉज dW इज PdV, तो dW 0 हो गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, dQ इज इक्वल टू du। ये बात समझ में आई? हाँ, या कोई अगर आप ऐसे लिखा हो ना किसी बुक में Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये भी सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो DQ के टर्म्स में लिख दीजिए, आप चाहें तो, मैं दोनों इसीलिए लिखा रहा हूं कि कई बार आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, सर उसमें ऐसा लिखा उसमें ऐसा लिखा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एक में आपने उस बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए किया, एक में आपने इंटीग्रेट करके एक बड़ी क्वांटिटी के लिए कर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपने कहा। अब आपको पता है कि Q क्या होता था, Q होता था नंबर ऑफ मोल्स इनटू C, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट प्रोसेस। तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट यानी ये CV आ गया, और ये अब Q वाले से कर दूं तो यहां पे मैं डेल्टा T लिखता हूं, NCV डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपसे ऊपर कहा कि 1 मोल की बात हो रही है, यानी N इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो यहां से क्या आ गया, CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T, और इसी को आप लिख सकते हैं du बाई dt। तो CV इज इक्वल टू du बाई dt। अगर आपको U दिया हुआ, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, du बाई dt, तो आपका क्या आ जाएगा, CV, ठीक है। तो C जो है यहां पर CV है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू CV, बिकॉज आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा, CV इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी किसी भी प्रोसेस के लिए। ऑल्दो मैंने किसके लिए निकाला, आइसोकोरिक के लिए, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। तो CV आपका हमेशा डी यू बाई डी टी होगा, बिकॉज यू किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन, यस, टेम्परेचर। सेकंड देखिएगा, सेकंड, ये मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला याद रखिएगा, अब उसका डेरिवेशन कराऊंगा। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये भी आपका प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes isobaric process। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर आपका कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इन सबको अभी आगे डील करना हमें, ठीक, बट अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के यूज दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने लिखा तो आपने लिखा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, देखा, ओके। अब Q क्या हो जाएगा, Q जो है वो आपको पता है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है, ठीक। यहां पर C की वैल्यू हो जाएगी CP, क्यों, बिकॉज आपका प्रेशर कांस्टेंट है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP। तो Q की जगह मैं लिख सकता हूं NCP डेल्टा T, डेल्टा U की जगह क्या लिख दें, डेल्टा U की जगह अभी अभी हमने ऊपर निकाला था NCV डेल्टा T, ठीक है। और W की जगह मैं लिख रहा हूं P डेल्टा V, P डेल्टा V, ये समझ में आया। अच्छा, N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 1 है।
P कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर जो है देखिए ऐसे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। P कांस्टेंट है तो P बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dV को क्या लिखेंगे, डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अब देखिए यहां पर आप n की वैल्यू 1 है तो ये आपका हो जाएगा Cp डेल्टा T, दैट इज Cv डेल्टा T। n की वैल्यू 1 प्लेस कर दी मैंने। अब P डेल्टा V क्या होगा, nr डेल्टा T। P डेल्टा V इज इक्वल टू nr डेल्टा T। ये कैसे आया, Pv इज इक्वल टू nRT। Pv इज इक्वल टू, आइडियल गैस ली हुई है ना, तो आइडियल गैस में Pv इज इक्वल टू nRT वैलिड हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं n की वैल्यू तो 1 है, r डेल्टा T। ठीक, डेल्टा T आपका कैंसिल, क्या आ गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, कब, आइसो बारिक प्रोसेस मान के, तो आपका इक्वेशन आ जाएगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये ध्यान रखना, नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक और रिलेशन था, उसको भी देखते हैं कि वो क्या फॉर्मूला बनता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। हमने Cp बाई Cv ये एक रेशियो पढ़ा था, जिसे हमने कहा था गामा, और हमने आपसे कहा था कि ये 1 से बड़ा होता है बिकॉज Cp की वैल्यू Cv प्लस R है। फाइन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि Cp बाई Cv अगर गामा है तो क्या हम Cv को कुछ चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए कैसे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था अभी थोड़ी देर पहले। आप इसे Cv से डिवाइड कर दीजिए, Cp बाय Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv। लिख सकते हैं, Cv से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, लिख देते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय Cv। राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों को आपने Cv से डिवाइड कर दिया। अब Cp बाय Cv आपको पता है गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय Cv हो गया। ठीक है, और यहां से ये बहुत ज्यादा यूज में आता है बेटा, Cv की वैल्यू आ जाती है R बाय गामा माइनस 1, R बाय गामा माइनस 1। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आपके पास है, इसको आपको याद रखना है, नोट कीजिए, हेडिंग डालिएगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बेटा डिफाइन की गई है, कोई भी प्रोसेस जिसमें PV टू द पावर X इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर X इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपकी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहलाती है। X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे X की वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, और एक इक्वेशन आपके पास आई आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन आपके जेब में है, तो ये जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी वो आप यूज कर लेंगे। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है, मोलर हीट कैपेसिटी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ये जो प्रोसेस दी हुई है ऊपर C, ये आपको याद रखना है, ये होगी Cv प्लस R बाय 1 माइनस X। C इज इक्वल टू Cv प्लस R बाय 1 माइनस X। या इसी को आप दूसरे ढंग से ये भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू R बाय 1, ओहो, गामा माइनस 1, अभी अभी प्रूव किया था हमने, Cv की वैल्यू प्लस R बाय 1 माइनस X। ठीक है, ये दोनों ही आप याद कर लीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी वो अभी बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपसे कहा गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, X की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है। P की पावर को 1 रखना है, V की पावर जो भी आ रही है उसे आपको X मान लेना है, तो X की पावर यहाँ पे 1 है। ओके, अब अगर आप C, X की पावर जब 1 होती है ना, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आपका T कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है, आगे बात करेंगे इसकी। ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस,
मैं अभी आपको सिर्फ पीवी टू द पावर एक्स के टर्म्स में दिखा रहा हूं। तो सी आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, देखिएगा, आर बाय गामा माइनस वन प्लस आर बाय वन माइनस वन, और ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा और रट लो इसको, इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल के लिए सी जो आपका आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो इनफाइनाइट होगा। अब जरा सोचो, इसको दिमाग में जोड़ डालो। सी था क्या? टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट थी, और प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो आप कितनी भी हीट दे दो, इनफाइनाइट हीट दे दो, आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है कहानी, इसलिए आपकी सी के आई इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब जरा देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लू, pv टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, x की वैल्यू मैंने 0 ले ली। जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सी प्रोसेस हुई? बता चुका हूं नाम, ये हो गया p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v टू द पावर 0 1 आ गया, यानी ये आपकी हो गई आइसोबारिक। बात समझ में आ रही है? आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। जल्दी से सी निकालो जरा, क्या है सी? क्या आना चाहिए आपको पता है? प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी आना चाहिए। देखो सी क्या आ रहा है, सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस 0, दैट इज सीवी प्लस आर। और सीवी प्लस आर क्या होता है? सीपी। आया? ठीक है, अब ये सब स्टैंडर्ड हैं। मैं आपको वो दिखाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास एक प्रोसेस है, ठीक, और आपको मुझे बताना है कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। और यहां पे मैंने आपसे कहा कि मेरी गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। ठीक है, बिल्कुल मोनो एटॉमिक गैस है। तो C की वैल्यू हमने आपसे कहा था CV प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, यही थी। देख लो, चेक कर लो। अच्छा, CV कितना हो गया? मोनो एटॉमिक गैस है यानी 3/2R, F/2R था, प्लस R बाय 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख दूं? 2। एक्स की वैल्यू यहां पे 2 दी हुई। क्लियर? ये आपके पास आ गया 3/2R प्लस, ओके, माइनस आर कर दे। चेक करो, चेक करो। हाँ, नीचे -1 आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा। ओके, माइनस आर, R/2 आ गया क्या? चेक कर लो भाई, सबका आ जाए तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका R/2 आ गया। सी की वैल्यू R/2 आ गई इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। जो भी प्रोसेस है, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मेरी प्रोसेस है तो मेरे सी की वैल्यू R/2 आ गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, तो Q कितना होगा? Q हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स N, C की जगह आप रखेंगे R/2, और टेम्परेचर आपका हो गया T फाइनल माइनस T इनिशियल। आंसर आ गया, हीट निकाल लिया आपने। टेम्परेचर T1 से T2 अगर आप करेंगे तो हीट आपकी जो आएगी वो N इंटू R/2, N इंटू R/2 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। ये बात समझ में आई? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है PV टू द पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको प्रोसेस दी हुई है, एक प्रोसेस इन चीजों को फॉलो कर रही है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की जो रिलेशनशिप है वो PV टू द पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। आपको C कैलकुलेट करना है, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट भी पूछा जा सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 के लिए, वर्क डन भी पूछा जा सकता है, बट अभी आप केवल मोलर हीट कैपेसिटी निकालिए, बाकी सब जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। तो जस्ट आप C कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूले में रखिए, देखिए क्या आता है।
अब बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो C इज इक्वल टू C1 प्लस R बाय 1 माइनस एक्स, यही था हमारे पास। चलिए अब अगर हम CV की बात करें तो मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है, यानी ये मेरे पास 3/2R वैल्यू आ गई, प्लस हाँ R बाय 1 एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा है -2 है। एक्स कहां रही, ये PV टू दी पावर -2 लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू -2 हो गई। तो अब आप यहां पे देखेंगे तो 1 माइनस -2, तो ये आपका हो जाएगा 3R/2 प्लस R/3। ओके, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9R या 2 11R/6 आ रहा है क्या आपका, देखिए मेरे ख्याल से यही आ रहा है, बिल्कुल सही 11R/6, ये आपकी C की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है T1 से T2 या डेल्टा T टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली Q कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए Q कितना हो जाएगा, N अगर मोल्स हैं NR, सॉरी R नहीं, हाँ NC की जगह 11R/6 इंटू डेल्टा T, ये हमारी हीट आ जाएगी। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की हम बात करेंगे। आपको 4 प्रोसेसेस पढ़नी है। फर्स्ट आपकी है आइसोबारिक, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहली आइसोबारिक, दूसरी पढ़ेंगे आइसोकोरिक, आइसोबारिक आइसोकोरिक, थर्ड हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल, और फोर्थ हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक। ठीक है, इन 4 प्रोसेसेस को हमने पढ़ना है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके अलावा और प्रोसेस भी आ सकती हैं। एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको लगा दी, PV टू द पावर x। इन 4 पे हम किन किन चीजों को देखेंगे, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि एक तो हमारे पास है Q, तो हम हर प्रोसेस के लिए चेक करेंगे कि Q क्या होगा। दूसरा हम चेक करेंगे डेल्टा U क्या आएगा, और थर्ड हम चेक करेंगे कि हमारे पास वर्क डन कितना आएगा। और ये हमें रट जाने चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं कि गोटा लगा लिया, मतलब आपको समझना है, और समझ के आपको ये इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपकी आंख भी बंद हो, कुछ भी आपसे कोई पूछे आंख बंद करके, बुक है नहीं है, आपसे कहा गया कि ये वाली प्रोसेस वर्क डन कितना, आप कहोगे इतना। इस तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, और हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ जैसे PV ग्राफ देखेंगे, या PT ग्राफ देख सकते हैं, या VT ग्राफ, कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो वो ग्राफ आपको आने चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कौन सा ग्राफ है। और कुछ हम बात करेंगे स्लोप की, इन्हीं ग्राफ पे स्लोप। तो जनरली स्लोप ऑफ PV ग्राफ की बात होती है, इसकी हम बात करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, हेडिंग डाल लीजिएगा आइसोबारिक प्रोसेस। तो अब हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे। तो सिंपल से एक लाइन लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है डीपी जो है आपका वो 0 है, डीपी जो है वो 0 है। कई बुक्स क्या करती हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू 0 लिख देती हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। डीपी का मतलब प्रेशर में जरा सी भी चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, डेल्टा P का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल 0, यानी प्रेशर फाइनल और प्रेशर इनिशियल 0, बीच में कोई बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास PV ग्राफ है, कोई प्रोसेस मैंने आपको ऐसे दिखाई, यहां से शुरू हुई और यहां पहुंच गई, A और B, समझ में आ रहा है? इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर तो दोनों बराबर हैं, लेकिन बीच में प्रेशर चेंज हो रहा है।
तो ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं, और डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 हमेशा आपसे ये नहीं कहेगा कि आपकी प्रोसेस आइसोबारिक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा डीपी भी 0 होना चाहिए। अगर डीपी 0 है तो डेल्टा पी 0 होगा। अगर डीपी 0, डीपी मतलब छोटा सा 2 पॉइंट ले लीजिए अपनी प्रोसेस में, ठीक है? ओके, तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है? या मैं कह सकता हूं V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था। तो अब याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस होगी तो V बाई टी कॉन्स्टेंट होगा। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक? अब हमें चेक क्या करना है? हमें बताना है कि Q क्या होगा, हमें बताना है डेल्टा U क्या होगा, और हमें बताना है W क्या होगा। प्रोसेस आपको पता है, अरे ये हम कर चुके पहले। Q हमारा होता था N C डेल्टा T। प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक, यानी C की वैल्यू हम लेंगे Cp कांस्टेंट प्रेशर पे, तो NCp डेल्टा T ये हमारी आएगी Q की वैल्यू। डेल्टा U, कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा U हमेशा होता है NCV डेल्टा T। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? और W क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल दी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W आप निकालेंगे तो W आपका आ जाएगा, ओह एक मिनट, जरा सी ये कुछ जीरो हो गया है, मैं इसको चेंज कर लूं। ये CV है, ये आपका आता है बेटा NR डेल्टा T। NR डेल्टा T, या एक और चीज आ सकती है P V फाइनल माइनस V इनिशियल, और सब पे ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल्टा T का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब बेटा देखिए, ग्राफ, अगर आप पीवी ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, तो पीवी ग्राफ आपका कैसा होगा? आपका प्रेशर कांस्टेंट, आपका प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक? बट जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें इनिशियल और फाइनल दिखाना है, तो हम कहेंगे, मान लीजिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये ऐसे एरो बनेगा। आप में से कोई मुझे बताएगा ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? हाँ जी, ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल है। वी इनिशियल वी फाइनल, तो वी फाइनल जो है वो वी इनिशियल से बड़ा, ये एक्सपेंशन है। बात समझ में आई? ये अगर एक्सपेंशन है तो ये जो मेरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये एरिया आपको दिख रहा है। ये एरिया तो अब तो रेक्टेंगल बन गया। तो इसका मान लीजिए ये मेरा प्रेशर P0 में कह देता हूं, ठीक है? तो मेरा एरिया कितना आ गया? P0 V फाइनल माइनस V इनिशियल। देखिए यही तो मैंने आपको वर्क डन बताया, यही वर्क डन मैंने आपको बताया, P V फाइनल माइनस V इनिशियल। चेक कर लीजिए, ये दिख रहा है आपको, यहां लिखा हुआ मैंने। क्लियर? तो हर चीज एक दूसरे को रिलेट करेगी। बिल्कुल, ये ग्राफ बनाइए, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है ये वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? एक्सपेंशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहता कि भाई यही ग्राफ बनाया तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही, बस एरो को रिवर्स कर दिया, एरो रिवर्स कर दिया। आप चाहें तो B टू A प्रोसेस कह सकते हैं, या अगर हम A टू B कह दें, A B को इंटरचेंज कर दें, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब कंप्रेशन हो रहा है, अब कंप्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना बेटा। देखिए, आप क्या कहोगे? इसे V फाइनल, इसे V इनिशियल कहोगे? आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है, या आप फॉर्मूला यूज कीजिए।
अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, पी नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये फॉर्मूला अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? वी फाइनल वी इनिशियल से कम है। तो अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वर्क डन का साइन ऑटोमेटिकली आएगा, आपको प्लस माइनस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस तरह से एरिया कैलकुलेट किया, कैसे, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास 10⁵ पास्कल, ठीक है, और ये मैंने आपको 1 लीटर दिया, ये मैंने आपको 2 लीटर दिया। चलो 1 मीटर क्यूब कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा ना मेरा। 1 मीटर क्यूब और 2 मीटर क्यूब है, क्लियर? तो अब आपने कहा कि सर ये जो मेरे पास एरिया आया वो 10⁵ 2 - 1 हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। बात समझ में आई? ये मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, और क्योंकि ये कंप्रेशन है इसलिए मैं साइन दूंगा माइनस का। तो मेरा वर्कडन कैसा आएगा? अब यहां पे मैं वर्कडन लिख दे रहा हूं, एरिया तो मैंने निकाल लिया था, वर्कडन लिख दे रहा हूं। वर्कडन इज -10⁵ 2 - 1, ठीक है। और अगर आपने फॉर्मूले से निकाला तो आप क्या निकालोगे, देखो 10⁵ फाइनल वॉल्यूम 1 - 2, ये भी आपका क्या आ जाएगा, -10⁵. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपनी ओर से साइन मत डालना, फॉर्मूला खुद ब खुद साइन देगा आपको। और अगर आप केवल एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आप प्लस माइनस साइन डालना। अब देखिए, दो ग्राफ आपसे सेम आइसोबारिक प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर आपसे पूछा गया पीटी ग्राफ कैसे बनेगा, पीटी ग्राफ, आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो भाई प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो ये आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक। अच्छा, एक चीज इसमें होती है, जरा पिछली वाली प्रोसेस को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं पीवी ग्राफ। 1 मिनट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चलिए पीवी ग्राफ भी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। कहाँ चला गया? ओके, इसके करस्पॉन्डिंग ही हम लेंगे ओके। पीवी ग्राफ मैंने आपको दिखाया बेटा, ये A to B, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ बनाना है। तो पीटी ग्राफ आपने बना दिया, आपको यह बताना है कि एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे होगा या ये ग्रीन वाला, ओहो रेड वाला, ओके जस्ट बंद तो गया था ग्रीन भी, हाँ जी, रेड वाला या ग्रीन वाला, ओके। क्यों आपने कहा रेड वाला, ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बेटा, V इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये A होगा, ये B होगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। अच्छा, अब जरा सोचो VT ग्राफ कैसा होगा। VT ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट है, तो अभी अभी हमने देखा था प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, ये तो कहा था हमने। अरे PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन चल रही है। PV इज इक्वल टू nRT, P को कांस्टेंट रखा, V इज प्रोपोर्शनल टू T। V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरी गुड वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल बनाएं जरा जल्दी से एक इस तरह की लाइन। हाँ जी, ऐसे करके लाइन बनाएंगे, यहां पे डॉटेड रह गया ओरिजिन तक। ये बात हम गैस लॉज में कर चुके हैं, ये ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी। अब बताओ एरो किधर? हाँ जी, एरो नीचे होगा या ऊपर होगा, ग्रीन या रेड? एरो अपवर्ड होगा, ऐसा आपने कहा। ऐसा क्यों कहा आपने? वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, टेम्परेचर के बारे में तो आपको नहीं पता, लेकिन ये गिवन था आपको।
पीवी ग्राफ गिवन था, इसमें देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब आपका एरो इधर जाएगा, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। बात समझ में आई? तो आपको ग्राफ में ये पता होना चाहिए कि मेरा ग्राफ का एरो किधर आएगा, तब जाके ये ग्राफ कंप्लीट बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल, इन्हें ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बात। तो अब बेटा अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस हमने कंप्लीट की, एक तो हमने ग्राफ देखे, ग्राफ अभी छोड़ दीजिए, बट तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, हमने आपसे कहा क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी, फिर डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, और फिर डब्ल्यू की वैल्यू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एन आर डेल्टा टी। ये तीन चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो थ्री टर्म्स हैं उनको हमने लिख लिया। फाइन। एक और प्रोसेस की बात आज कर लेते हैं, वो है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अब ध्यान रखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है आपका थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस। अगेन dV इज इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान रखिएगा, dV इज इक्वल टू 0 ये डिफाइन करता है। इसका मतलब है डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हमेशा आइसोकोरिक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में वॉल्यूम चेंज हो सकता है। फाइन। तो dV को समझिएगा, ये जो dV है, dV इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा V में कंपल्शन नहीं है। एक मैंने आपको याद होगा प्रोसेस दिखाई थी प्रेशर वॉल्यूम की, ऐसे करके, याद है? अब इसको अगर आप देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, यस, लेकिन ये आइसोकोरिक नहीं है। आइसोकोरिक में वर्टिकल लाइन आएगी। बिल्कुल सही बात आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वही तीन टर्म, उससे पहले एक और चीज देख लें। अगर V मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, V मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन आएगा? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही गैस लॉज वाली चीजें हैं। क्लियर? चलो, अच्छा, वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन आपका होता है P/dV इंटीग्रेशन, तो ये तो 0 हो गया बेटा। तो कई बार देख चुके ना, अभी भी ग्राफ में भी देखा था, अब तो हर तरह से हमें पता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन आपका 0 होगा। ठीक है? अच्छा, क्यू कितना होगा? एन सी डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। जरा बता दो सी कितना होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये आपका हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। हाँ, और एनसीवी डेल्टा टी क्या होता था? डेल्टा यू। वेरी गुड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बात है। तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या आई? डेल्टा यू लिख लीजिएगा। डेल्टा यू तो बेटा आपका एनसीवी डेल्टा टी होता ही है। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और आपने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस में W की वैल्यू 0, तो Q कितना आ गया? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है? तो ये दोनों सबसे आसान प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। उसमें जो है थोड़ा सा चीजें आसान हैं, लेकिन हाँ वो सीधी सीधी नहीं दिखती। यहां पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है, वहां कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं। ठीक? और ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, इनसे कम। ओके, तो अब अगर हम तीनों टर्म्स की बात करें तो क्या क्या हो गया हमारे पास? W इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये हमारे पास हमारी जो आइसोकोरिक प्रोसेस थी उसकी कहानी आ गई। अब जरा ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पीवी ग्राफ कैसे बनेगा।
पीवी ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी से सोच के बताइए। आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब इस तरह का। ठीक है जी। हाँ, मैं कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा क्लियर रहता है उससे। अच्छा, अब यार दो कंडीशन हो सकती है, एरो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है ना भाई। जैसे वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन भी हो सकता था, कंप्रेशन भी हो सकता था। चलिए तो जरा यहां पे देखें क्या हो सकता है। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा भी तो बन सकता है। हाँ, एक पे एरो दिखा दूं आपको। चलिए, एक पे मैंने एरो दिखा दिया ऐसे, और दूसरे पे मैं एरो दिखा रहा हूं इस पे में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बस मुझे ये बता दीजिए। एक प्रोसेस ए से बी ऐसे जा रही है, एक प्रोसेस ए से बी ऐसे जा रही है। दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस हैं, इनमें कोई देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, दोनों में वर्क डन 0 आ रहा है क्योंकि कोई एरिया आएगा ही नहीं, वर्टिकल लाइन आ रही है। ठीक, डिफरेंस क्या है, एक में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, तो क्या टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आराम से सोच के बताना। दो प्रोसेस दिखाई आपको, तो एक है आइसोकोरिक कूलिंग और एक है आइसोकोरिक हीटिंग। ये बात समझ में आई, ये आपकी हो गई। कई बार ऐसे टर्म यूज में आ जाते हैं और उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि सर ये कहां से आ गया। तो आइसोकोरिक कूलिंग का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एरो नीचे आ जाएगा। और ये आपका है आइसोकोरिक हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई। चलिए, अब जरा कुछ ग्राफ देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग। देखिए, पीवी ग्राफ आपको गिवन है, ए टू बी आपको प्रोसेस दिखाई हुई है, क्लियर है, ये कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो अब आपको देखना यह है कि भाई आपका पीटी और वीटी ग्राफ कैसा होगा। तो पहले कोशिश करते हैं जो जिसके बारे में बिल्कुल कंफर्म है, वो है वीटी ग्राफ, क्योंकि वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वीटी ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे हो जाएगा। ये तो आपने बना लिया, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बताना ये है कि भाई ए कहां पे होगा और बी कहां पे होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो होगा या रिवर्स डायरेक्शन में एरो होगा। ठीक है, हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो या रिवर्स डायरेक्शन में एरो, बस ये बता दो मुझे। कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ये ऐसे होगा, ए यहां पे होगा, बी यहां पे होगा। सारा का सारा खेल बस यही है, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, पीटी ग्राफ आपने देखा था, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया था, यानी आपकी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये रहा आपका। क्लियर है। अब जरा मुझे बता दो एरो कैसा होगा, एरो कैसा होगा। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड आएगा। यहां आपको दिख रहा है, देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ए कहलाएगा, ये आपका बी कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में, कई बार तो इतने आसान क्वेश्चन है, पीवी ग्राफ दिया होगा, कहेगा करस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ क्या होगा। अभी मैंने दोनों आसान प्रोसेस लिए हैं, हाँ, अभी दो बढ़िया वाली नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी सीधी नहीं होंगी। ये तो सीधे सीधे जो लॉज हमने पढ़े हैं उन्हीं से निकल आता ना। बिल्कुल, तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी दो प्रोसेसेस बची हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, उनको देखेंगे और आगे बात करेंगे।